हमारा अगला टॉपिक है द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। जैसे हमने पढ़ा था कि सेल की डिवीजन बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स में होती है। अब हम उन्हीं स्टेप्स को पढ़ेंगे। हमें बताया गया है कि अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल डिवीजन इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। उसके बाद हमें वो बता रहा है कि जो ह्यूमन का सेल होता है वो 24 आवर्स में एक बार डिवाइड होगा। तो ये फैक्ट हमें याद होना चाहिए कि ह्यूमन सेल की डिवाइड होने का टाइम 24 आवर्स है। उसके बाद जो ये सेल की डिवीजन का टाइम है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है। जैसे कि यीस्ट में सेल डिवीजन के लिए सिर्फ 90 मिनट्स लगते हैं और ह्यूमंस में पूरा लगभग एक दिन लग जाता है। उसके बाद जो सेल साइकिल है उसको हमने दो फेजेस में बांटा हुआ है। एक होता है इंटरफेस और एक होता है एम फेस। जो ये इंटरफेस है ये हमने अपने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंटरफेस वो वाली फेस होगी जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रहा है। मतलब कि उसका जेनेटिक मटेरियल अभी लूजली बाउंड होगा, क्रोमोसोम की फॉर्म में भी नहीं होगा। और एम फेस वो फेस होगी जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड कर रहा है, मतलब एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। तो अब हम इन्हीं फेसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब जो हमारा एम फेस है ये वो फेस है जिसमें हमारा सेल एक्चुअली डिवाइड हो रहा है। वही हमें बताया भी गया कि एम फेस रिप्रेजेंट द फेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस occurs and the interface represents the phase between two successive M phases। अब ये टू सक्सेसिव एम फेसेस के बीच में क्या हुआ, कैसे आया, मतलब कि आप इस सर्कल वाली डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारा एम फेस इन्होंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है और जो बाकी वाला है हमारा ये इंटरफेस है, ये वाली इंटरफेस है। अब आप देख सकते हो कि हमारी जो इंटरफेस है वो दो एम फेसेस के बीच में है। जैसे कि हमारी एक इंटरफेस खत्म हुई तो उसके बाद हमारा सेल एम फेस में जाएगा और एम फेस में वो डिवाइड होगा। जब वो डिवाइड होगा उसके बाद फिर से वो इंटरफेस में जाएगा और इंटरफेस में वो के बाद वो फिर से एम फेस में जाएगा डिवाइड होने के लिए। तो आप देख सकते हो कि दो एम फेस के बीच में हमारा एक इंटरफेस आ रहा है। वही हमें इस लाइन में बताया भी गया। अब हम अगला टॉप लाइन में हमें बताया गया कि जो हमारा इंटरफेस और एम फेस है, it is significant to note that 24 hours average duration of a cell cycle of human cell division lasts for only about an hour। मतलब कि जो हमारा एम फेस है 24 आवर्स जो ह्यूमन का सेल साइकिल का टाइम है उसमें सिर्फ एक आवर एम फेस है, बाकी का सारा 23 आवर्स इंटरफेस में इंक्लूडेड है। मतलब द इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95%। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंटरफेस सेल साइकिल में 90 मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन का होता है। उसके बाद हमें एम फेस के बारे में बताया गया है कि एम फेस स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब कि न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ ये स्टार्ट होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। अब डॉटर क्रोमोसोम्स का क्या मतलब हुआ? जो हमारा इंटरफेस होता है उसमें मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं। मतलब अगर पहले हमारा क्रोमोसोम ऐसा था तो उसके बाद डिवीजन के बाद हमारा क्रोमोसोम कुछ ऐसा होगा, मतलब कि ये डिवाइड हो गया। इस लाइन में वो हमें बता रहा है कि जो एम फेस है उसमें हमारे डॉटर डॉटर क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। मतलब कि ये फिर से ऐसे हो जाएंगे, ये एक डॉटर सेल में जाएगा और ये दूसरे डॉटर सेल में जाएगा। तो यही इस लाइन में वो हमें बता रहे हैं। तो एम फेस में पहले हमारा कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई, और दूसरे फेस में हमारा साइटोकाइनेसिस हुआ, मतलब कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो गई। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा लेकिन डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और यही वो फेस है जिसमें हमारा सेल की ग्रोथ भी होती है और डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है, जो कि हमने अभी इसमें पढ़ा भी कि इंटरफेस में ही हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है।
अब जो हमारी इंटरफेस है इसको भी हमने 3 पार्ट्स में बाँटा हुआ है। एक होती है G1, एक एस फेज़ जो जिसको हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं, एक होती है G2 जिसको हम गैप 2 फेज़ भी कहते हैं। अब हमें G1, S और G2 के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे G1 corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारी G1 फेज़ है। तो उस लाइन में हमें कहा गया है कि G1 फेज़ इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप देखो तो G1 फेज़ के पहले वाली फेज़ हमें M फेज़ दी गई है, इसके बाद हमें S फेज़ दी गई है, और S फेज़ ही वो फेज़ है जिसमें हमारा डीएनए डुप्लीकेट होता है। इसीलिए उस लाइन में हमें कहा गया है कि G1 फेज़ इज द इंटरवल बिटवीन द M फेज़ एंड द S फेज़। तो इससे आप इस डायग्राम से ये बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा है। उसके बाद ड्यूरिंग द G1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA। अब G1 फेज में हमारा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है और ग्रो भी कर रहा है। हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, तो इसमें भी आप उससे रिलेट कर सकते हो। लेकिन G1 फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है एस या फिर सिंथेसिस फेज में। इट मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। इस टाइम पे हमारा डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है पर सेल। अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए को हम 2C से डिनोट करें तो उसका डबल करके इंटू 2 से हमारा 4C हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। अब ये कैसे हो रहा है? मान लो हमारे पास पहले एक क्रोमोसोम था। हम क्रोमोसोम को उसको उसके सेंट्रोमियर से हम गिनते हैं कि अगर इसमें एक सेंट्रोमियर है तो ये एक ही क्रोमोसोम माना जाएगा। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो एस फेज में जब डीएनए डुप्लीकेट हुआ तो हमारा क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, जैसे ऐसे हो गया। तो इसमें हमारा डीएनए तो डुप्लीकेट हो गया लेकिन हमारा क्रोमोसोम एक ही रहा ये, क्योंकि इसे भी हम एक ही क्रोमोसोम कहेंगे और इसे भी। आप क्रोमोसोम को उसके सेंट्रोमियर से भी गिन सकते हो। इसमें भी एक ही सेंट्रोमियर है और इसमें भी एक ही सेंट्रोमियर है। इसलिए हमारा क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा लेकिन हमारे डीएनए का नंबर डबल हो गया। तो अगर हमारा सेल एक डिप्लॉयड था और 2n था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे एट G1, मतलब G1 फेज में अगर हमारे 2n क्रोमोसोम थे तो आफ्टर एस फेज भी हमारा क्रोमोसोम 2n ही रहेंगे। जबकि अगर G1 फेज में हमारा डीएनए का कंटेंट 2C था तो एस फेज के बाद डीएनए का कंटेंट 4C हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इस पैराग्राफ में, ये हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। अब जो एनिमल सेल्स है एस फेज में हमने पढ़ा कि डीएनए डुप्लीकेट होगा इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी सारे बच्चों को लगभग पता होता है कि डीएनए डुप्लीकेट हमारे एस फेज में होता है, पर वो सेकेंड वाला पॉइंट मिस कर जाता है कि सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है एस फेज में लेकिन साइटोप्लाज्म में। तो इस पैराग्राफ में हमें पोजीशंस बताई गई हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता कहाँ पे है। डीएनए की रेप्लिकेशन हमारे न्यूक्लियस में होती है और सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दो। उसके बाद G2 फेज। अब G2 फेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। हमने पहले भी पढ़ा था कि सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये पूरी सेल साइकिल के दौरान चलता ही रहेगा। और G2 फेज में हमारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है जिन प्रोटीन्स की हमें एम फेज में ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे याद कर सकते हो कि एम फेज में अगर हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो G2 फेज में बनेंगे। G1 फेज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि G1 फेज में हमारे ज़्यादातर ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो जाती हैं। वो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप इस चैप्टर की समरी चेक करोगे
तो समरी में लिखा हुआ है कि ज़्यादातर ऑर्गेनल्स हमारी G1 फेज में डुप्लीकेट हो जाती हैं। उसके बाद सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, कि अडल्ट एनिमल्स में कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो कि डिवीजन एग्जिबिट नहीं करते, जैसे कि हमारे हार्ट सेल्स। तो हार्ट सेल्स जनरली डिवाइड नहीं करते, और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो कि ओकेजनली डिवाइड करेंगे as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death। और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो तभी डिवाइड करेंगे अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अगर हमें कोई इंजरी हो गई और हमारा एक सेल डेड हो गया तो उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए वो सेल डिवाइड करेंगे, लेकिन नॉर्मली वो सेल डिवाइड नहीं करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि दीज cells that do not divide further exit the G1 phase to enter an inactive stage called the quiescent stage और G0 phase। मतलब कुछ सेल्स ऐसे होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एग्जिट करते हैं G1 फेज में और वो एंटर हो जाते हैं एक इनएक्टिव स्टेज जिसको हम क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। 2016 में एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल था। उसमें उन्होंने पूछा था कि जो ये G0 फेज है उसमें सेल क्या होता है। तो दो ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन थी एग्जिट द सेल साइकिल और दूसरी थी सस्पेंडेड फ्रॉम द सेल साइकिल। तो उसका करेक्ट आंसर उन्होंने एग्जिट द सेल साइकिल दिया था। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल था इसका आंसर, लेकिन आंसर इसका एग्जिट द सेल साइकिल ही माना था नीट के पेपर में। उसके बाद सेल्स इन द स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। G0 फेज का एक फीचर है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट नो लॉन्गर proliferate unless called on to do so depending upon the requirement of the organism। Now mitotic cell division है जो is seen only in diploid somatic cells। मतलब जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल की जो डिवीजन होगी वो अकेले डिप्लॉयड और सोमैटिक सेल्स में होगी। सोमैटिक सेल्स का मतलब वो सेल्स जर्म सेल्स के अलावा हमारे जो सेल्स बच जाते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोल सकते हैं। कि माइटोटिक सेल डिवीजन हमारे डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होगी इन एनिमल्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, जैसे कि मेल हनी बीज। तो मेल हनी बीज में हमारे हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड कर जाते हैं बाय माइटोसिस। तो ये एक एक्सेप्शन है और ये आपको याद होनी चाहिए। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। जैसे हमने पढ़ा एनिमल सेल्स में माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में होती है जनरली, लेकिन हमारे प्लांट सेल्स में माइटोटिक डिवीजन दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में हो सकती है। From your recollection of examples of alternation of generations in Chapter 3, identify some plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे हम इस पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कि जिनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स का डिवीजन हो रही है, हम चैप्टर 3 को पढ़ते हुए ये करेंगे। तो इसलिए इसमें अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एम फेज के बारे में डिस्कस करेंगे।